9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से जब इस पूरे देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया गया था, जब बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस वक्त वहां गोली चली थी। गोली चलाने वाला अफसर कौन था, किसके आदेश पर गोली चली थी, कौन कलेक्टर था, कौन कमिश्नर था, ये आज किसी को नहीं मालूम। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको भी खोज के देखना पड़ता है। लेकिन वो घटना ऐसी थी जिसने 5 साल के अंदर अंदर उस साम्राज्य का सूर्य पूरी तरीके से डुबो दिया, जिसे ये भ्रम था कि उसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। तो इतिहास जनता लिखती है, लेकिन उस इतिहास को मिटाने वाली ताकतें भी कम नहीं होती। और यही विडंबना की बात है कि आज 78 साल बाद सुबह हम अपने साथियों के साथ BHEL के कारखाने की गेट के सामने खड़े हुए थे और ठीक वही नारा लगा रहे थे जो 9 अगस्त 1942 को लगाया गया था। सीधी के एक गांव में, सिंगरौली की एक खदान में, महू के एक गांव में, ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम सारे गांव में, ग्वालियर के कारखानों में, शहरों में, सबलगढ़ के गांव में हजारों की संख्या में पूरे देश भर में लोग बाग खड़े हुए थे और ये कह रहे थे कि कारपोरेट कंपनियों, भारत छोड़ो। क्या वजह है कि आज 78 साल बाद वही नारा दोबारा से इस देश की मेहनतकश जनता की आवाज में गूंज रहा है? क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ ऐसा? इतिहास के मामले में एक पंगा है और वो पंगा अरस्तु के जमाने से चला आ रहा है। अरस्तु ने भी लिखा, सुकरात ने भी लिखा और मार्क्स ने भी उसको नए तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने लिखा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन मार्क्स ने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन दोहराने के तरीके अलग होते हैं। उसे पॉपुलर भाषा में मैं अगर आपसे कहूं तो इतिहास अपने को दोहराता है पहले कॉमेडी में, उसके बाद ट्रेजेडी में। इतिहास अपने को दोहराता है पहले जॉनी लीवर और राजपाल यादव में, उसके बाद छातियों के इंची टेप और जुमलों के गोला फेंक के मामले में जो माहिर लोग होते हैं, ऐसे लोगों के रूप में, और आखिर में त्रासदी में अपने आप को दोहराता है, केदारनाथ के भूस्खलन की तरह, बिहार की बाढ़ की तरह, कालाहांडी की भूख की तरह। भिंड में इस लॉकडाउन के 1.5 महीने के दौरान 28 नौजवानों की आत्महत्या की रूप में भी इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये वो इतिहास है जो इतिहास पहले कॉमेडी के रूप में, प्रहसन के रूप में हमारे सामने दोहराया गया और उसके बाद अब त्रासदी के रूप में दोहराया जा रहा है। और यही वजह है कि ठीक वही नारे अब दोबारा लौट कर आ रहे हैं, जो नारे जिन वजहों से भारत छोड़ो का नारा आया था, जिनके लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी, जिस संघर्ष के नतीजे के रूप में आजाद हिंदुस्तान बना था, आज ठीक वही हालत, ठीक वही चरित्र इस देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रंगमंच को घेरे हुए है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें गंभीरता के साथ आत्ममंथन करना चाहिए, बिना किसी टेलीविजन चैनल की एडवाइस माने हुए, बिना किसी के दावों पर विश्वास किए हुए और बिना मेरी बात पर विश्वास किए हुए हमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, सत्य पर पहुंचना चाहिए। बुद्ध ने यह कहा था कि किसी की भी मत मानो, बड़े लोगों की भी मत मानो, किताब में लिखा हुआ है उसकी भी मत मानो, परंपरा के साथ चला आया है उसकी भी मत मानो। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर और जनता के हित की कसौटी पर खरी उतरती हो। और यही वजह है, कवि सरोज जी ने कहा था कि एक और पर्दों के नाटक, एक और नंगे, राम करे ऐसी हालत में हो न कहीं दंगे। आज वही स्थिति पैदा हो गई है, एक और पर्दों के नाटक हैं और एक और पूरी तरीके से वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जूझ रहा है। क्या छोड़िए उसको, किस किस की बात कीजिए, किस किस को रोइए है। इसलिए मैं जो बोलने वाला हूं आपके बीच में, इस पूरे विवरण में मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि सार पर जाइए, रूप पर मत जाइए।
रूप धोखा भी दे सकता है, रूप भ्रामक भी हो सकता है। अब रावण भी साधु का रूप धर कर आया था। मारीच भी सोने के हिरन बनकर आए थे। आसाराम और राम रहीम और चिन्मयानंद भी साधु का रूप ही धर कर आए थे। तो साधु का रूप देखकर अगर आप कुछ सोचेंगे या कुछ मानेंगे तो ठीक नहीं होगा। असली बात यह है कि रूप की बजाय अंततः सार क्या है। और इसीलिए हम व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, राजनीतिक दलों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हम रास्ते की बात करेंगे। जब नारा वही लौटा है तो हाल भी वही होंगे जो 1942 की जनता ने भुगते थे। और इसी वजह से हम देख लेते हैं कि क्या है हाल। आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल क्या था? राजनीतिक भौगोलिक भारत के रूप में 15 अगस्त 1947 के पहले यह देश एक राजनीतिक इकाई नहीं था। मैं जहां बैठा हुआ हूं भोपाल में, उसका राजा अलग था, बेगम राज चलाया करती थी। मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूं उसका राजा अलग था, सिंधिया राज चलाया करते थे। इस बीच में जब निकल कर आते हैं आप भोपाल से लेकर ग्वालियर के बीच में तो कम से कम 8-10 रियासतें पड़ जाती हैं। उनके राजा अलग थे, उनकी मुद्राएं अलग थी, उनके झंडे अलग थे, उनकी सेनाएं अलग थी। ऐसे न जाने सैकड़ों की संख्या में देश इस देश के अंदर हुआ करते थे। उन्हें एकजुट करने का काम किया था 1857 की लड़ाई से। इस पूरे देश भर में जो एकता बनी थी उस 90 साल के दौर में, और खासतौर से 1919 के जलियांवाला बाग के बाद पूरे देश भर में एक जो डिटर्मिनेशन पैदा हुआ था कि नहीं, अब हमें अपने मुल्क पर अपनी ही जनता का राज करना है, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एकजुट किया था। क्या बेचैनी थी, क्या ऐसी एक रूपता थी जिसकी वजह से अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों में बटे हिंदुस्तानी एक हो गए थे? क्या वजह थी? उसका मुख्य कारण था, पहला बड़ा कारण था, मैं 3-4 कारणों की बात करूंगा, 3-4 ही कारण नहीं होते, कारण बहुत सारे होते, लेकिन जो प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों की लूट। और वो लूट कितनी भयानक थी इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। वो पहले शासक थे। 5-7 हजार की लिखित और जानी जा चुकी सभ्यता के दौरान इस देश में दुनिया का ऐसा कोई कबीला नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई नस्ल नहीं है, दुनिया के ऐसे समुदाय नहीं है जो इस देश में समय समय पर आकर न बसे हों। लेकिन अंग्रेजों और उनमें एक बुनियादी फर्क था। जो आए वो यहां के होकर रह गए। वो इस देश के निर्माण में, इस देश के श्रृंगार में जुट गए, लौट कर नहीं गए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तुर्क आए, यवन आए, मंगोल आए, मुगल आए, तातार आए, आर्य आए, यहूदी आए, वापस लौट कर नहीं गए। यहां के लोगों को लूट कर या यहां की संपत्ति को लूट कर अपने देश के बैंकों में या वहां पर अपने मुल्क में जाकर मकान बनाने के लिए, कारखाने खोलने के लिए नहीं गए। जो कमाया, जो किया, वो यहीं किया, यहीं के लिए किया। इस देश के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी। उनका एक शेर है कि सरजमीने हिंद पर अकवाम आलम के फिराक, अकवाम आलम मतलब दुनिया भर की कौमों के, सरजमीने हिंद पर अकवाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान दुनिया भर से आए हुए काफिलों ने बनाया। वो अपने साथ अपनी खाने पीने की चीजें भी लेकर आए थे, वो अपने साथ पहनने ओढ़ने की संस्कृति भी लेके आए थे, वो अपने साथ भाषा भी लेके आए थे, वो अपने साथ तहजीब भी लेकर आए थे। और इन तमाम सारी मिठाइयों के एक साथ मिलने के बाद, इन तमाम सारे फूलों के एक साथ पुष्पित और सज्जित होने के बाद ये देश एक ऐसी रंग बिरंगी बगिया के रूप में निकल कर आया जिसका साहित्य भी समृद्ध था, जिसकी भाषा भी समृद्ध है, जिसकी आपस के साथ मेल मिलाप भी संभव है। ये विषय नहीं है, वरना अपन इस पर बातचीत कर सकते हैं कि किस किस तरह के लोगों ने किस किस तरीके का योगदान दिया और तब मिलाकर पूरा हिंदुस्तान बना। लेकिन दुनिया ऐसे ही बनी है, हिंदुस्तान तो खास तौर से बना है।
सवाल यह कि ये कोई वापस नहीं गए, केवल अंग्रेज थे या एक छोटे से कोने में फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे जो पौंडीचेरी में और उसके आसपास थे, या एक छोटे से हिस्से में पुर्तगाली थे जो गोवा में आसपास थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के भूगोल पर अंग्रेजों का कब्जा था। और उन्होंने कितना लूटा है इसको अगर जानना है तो दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े चिंतक और बड़े नेता हुए हैं, उनकी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। रजनी पामदत्त साहब की किताबें पढ़ी जा सकती हैं, जिन्होंने भारत में अंग्रेजों की लूट का बहुत व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। मार्क्स ने भी भारत के संबंध में जो लेख लिखे हैं उसमें उसका किया है। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा कि वो कितना लूट कर जाते थे, लेकिन जो लोग उसके बाद इंग्लैंड गए हैं, खासतौर से एक सज्जन है जो अन्यथा बहुत अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक किताब बहुत अच्छी लिखी है, शशि थरूर नाम है उनका। उसमें उन्होंने किस तरीके से कितने अरबों डॉलर और आज की तारीख में कितना पैसा वो लेकर गए हैं उन्होंने लिखा है। और ये बात सही लिखी है कि अगर एक उस जमाने में जो एक 1,000 रुपया हमारा लेकर गए थे, अगर उसके बदले में एक पैसा पेंस जो पौंड के साथ में चलती है उसका मुआवजा भी अगर तय किया जाए तो ब्रिटेन न केवल कंगाल हो जाएगा बल्कि आने वाली 100-200 साल तक भी वो हमारे कर्ज को चुका नहीं पाएगा। इतना पैसा वो लेके गए, लेकिन उसके विस्तार में नहीं जा रहे। मैं केवल 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उन्होंने इस देश की विकसित होती हुई औद्योगिक क्षमता को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ढाका हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ढाका के मलमल के कारीगरों के पूरे करगे तोड़ दिए गए। बहुत सारे कवियों ने अपनी कविता में लिखा है कि उनके अंगूठे भी काट लिए गए। और उस ढाका की आबादी जो एक जमाने में 2 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, उस जमाने में 2 लाख बहुत होते थे, 2 लाख हुआ करती थी, वो 20 साल के अंदर अंदर घटकर केवल 20,000 रह गई। वहां के पूरे कपड़े के व्यापार को ठप कर दिया ताकि मैनचेस्टर की कपड़ा कारखानों में बनने वाले कपड़े को इस देश में पाटा जा सके। और ये केवल वही नहीं हुआ था, ये पूरे देश भर में जहां भी हैंडलूम और हथकरघा का काम होता था, चाहे वो मऊरानीपुर था, चाहे वो भदोही था, चाहे वो भिवंडी था, इन सारे के सारे इलाकों में जो कपड़े का काम हुआ करता था वो कपड़े का ही काम नहीं बल्कि धातु के भी सारे कामों को ठप कर दिया गया। औद्योगिक क्षमता का विनाश कर दिया, खेती बर्बाद कर दी। नील की खेती कराई गई ताकि उनके अपने कपड़े के कारखानों में बनने वाले कपड़े को फिनिश किया जा सके। और उस नील की खेती की वजह से वो 3 साल तक होती थी, उसके बाद 5 साल तक जमीन बंजर हो जाती थी। बिहार और बंगाल के बड़े इलाके में जबरदस्ती कराई गई नील की खेती की वजह से खेती जमीन न केवल बंजर हो गई बल्कि 2 ऐसे महाअकाल पड़े जिनकी वजह से 1.5-2 करोड़ लोग मारे गए भारतवासी। उस जमाने में जब आबादी 20 करोड़ के आसपास भी नहीं हुआ करती थी, 10% के आसपास लोग बाग मारे गए। उन्होंने खेती का विनाश किया। अंग्रेज जब आए थे उस वक्त इस देश में शहरी आबादी हुआ करती थी 55% के आसपास, और अंग्रेजों के जब जाने की हालत आई थी उस 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस देश की शहरी आबादी घटकर रह गई थी 15%। करोड़ों भारतीय मारे गए थे। इसलिए पूरा देश इकट्ठा हुआ था, हर भाषा हर धर्म को मानने वाले लोग, और उन्होंने उस तरीके का नारा दिया था। आज क्या हो रहा है? ठीक वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। अनौद्योगिकरण का एक बड़े पैमाने पर दौर चल रहा है पूरे देश भर में। अनौद्योगिकरण, कारखाने, बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। जो कारखाने हमारे चल रहे थे उन कारखानों को विदेशी कंपनियों के हाथ में बेचने की तैयारी है। बेचा जा रहा है, बेचे जा चुके हैं देशी और विदेशी। और वो जो उन कारखानों पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, जैसे मैं आज जिस कारखाने की गेट पर खड़ा हुआ था BHEL में, उसी का उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो BHEL वो संस्थान है भारत सरकार का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसने दुनिया के 120 देशों में बिजली घर खड़े करने में अपनी मदद की है, अपनी मशीनें लगाई हैं। सबसे ज्यादा भरोसेमंद और दुनिया की बाकी की निजी कंपनियों की तुलना में सबसे कम दर पर अपनी मशीनें बेचने वाला। एशियन ब्राउन ब्रावरी जो उसकी कंपटीटर है, या सीमेंस जो उसकी कंपटीटर है,
जो निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो जब BHEL के शेयर खरीदेंगी या BHEL को खरीदेंगी तो BHEL में उत्पादन करवाने के लिए नहीं, BHEL को अपने कंपटीटर के रूप में समाप्त करके मार्केट पर कब्जा करने के लिए खड़ेंगे। नया औद्योगिकरण नहीं हो रहा, पुराने उद्योगों को कब्जा किया जा रहा है, ठिकाने लगाया जा रहा है। टेलीफोन्स ठिकाने लग गए, रेलवे बेची जाने वाली तैयारी है। और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया था अमेरिकी निवेशकों के बीच में, अंग्रेजी में बोल रहे थे वो, और तब उन्होंने ये कहा था कि हम आपको न्योता देते हैं, इससे बेहतर हालात कभी भी इस देश में नहीं रहे। फार्मा सेक्टर में आइए, मतलब दवाइयों के क्षेत्र में आइए, पावर सेक्टर में आइए, मतलब NTPC खरीदने के लिए आइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आइए, हमारे यहां पर खेती करने के लिए आए। अनौद्योगिकरण की ऐसी बाढ़ चल रही है और लुट रहा है देश। उस जमाने में अंग्रेज जो वाइसराय हुआ करते थे, या उनके जो कलेक्टर हुआ करते थे, या उनके जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनके जो अधिकारी हुआ करते थे, वो लूट कर ले जाया करते थे। अब माल्या साहब ले जा रहे हैं, नीरव मोदी साहब ले जा रहे हैं। आज के अखबार में हमने पढ़ा कि माल्या साहब की फाइल सुप्रीम कोर्ट से गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट है कि क्या है? 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हड़प चुके हैं वो इस देश की जनता का, बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, सरकार का, टैक्स का, इनकम टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का। इसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा, लूट कर जा रहे हैं। क्या होगा इससे? लोग कहते हैं बाहर का माल आएगा तो अच्छी बात है, बढ़िया क्वालिटी आएगी। बाहर का माल आएगा, उसका नतीजा यह होगा कि हमारी जो उत्पादन की क्षमता है वो सिकुड़ेगी, और उत्पादन की क्षमता सिकुड़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? शहर सिकुड़ेंगे। आपने देखा भी मार्च और अप्रैल के महीने में 5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस देश के औद्योगिक शहरों से लौट कर आए हैं। पैदल पैदल महापलायन हुआ है इस देश में। वो उन गांवों में लौट रहे हैं जहां पहले से कोई रोजगार नहीं है। उनकी खेती का टुकड़ा जो थोड़ा बहुत बचा था वो उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लाभकारी नहीं है खेती। क्या वो लौट के जाएंगे? क्या इन तमाम सारे कामों को दोबारा से करने के लायक बाजार में पैसा है? इसलिए रोजगार का मतलब मिस्टर या मिस ABC या D की नौकरी नहीं है। नौकरी से उनके घर में आने वाली तनख्वाही नहीं होती। मार्क्स की छोड़िए, एक बहुत बड़े पूंजीवादी अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम था कीन्स। उन कीन्स के फॉर्मूले पर चलकर 1930 के दशक में अमेरिका ने अपने आप को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था। उन कीन्स साहब का यह कहना था कि अगर 100 रुपए का रोजगार पैदा किया जाता है तो उसकी वजह से बाजार में 300 रुपए की गतिविधि पैदा होती है। बाजार को चलाने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, और खरीदने की क्षमता रोजगार से होती है, उत्पादन से होती है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो रहा हो। पिछले 6 साल में या पिछले 20 साल में जरा देख लीजिए, हम आगे की ओर गए या पीछे की ओर गए। हम समझते हैं कि ये आंकड़े जो निकल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार 6 साल गिरावट जारी। हम सोचते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट का मतलब है लोगों के रोजगार में कमी, कारखानों की बंदी। मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट का मतलब है कि लोगों की खरीदने की क्षमता में कमी, क्योंकि वो जिस माल को पैदा कर रहे हैं वो माल बिक नहीं पा रहा। उसका मतलब यह है कि एक ऐसा गहरा आर्थिक संकट जो इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और जीवन शैली को प्रभावित करता है। चिंता की बात है। ये राजनीतिक पार्टियों की चिंता की बात नहीं, ये जनता की चिंता की बात है। भारत को दोबारा से पुनर्मूषको भव की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। ठीक वही स्थितियां जो अंग्रेजों के जमाने में थी। उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे थे, खेती तबाह की जा रही थी, उनका माल बिक रहा था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, लोग मारे जा रहे थे। ठीक उसी तरीके के वास्तविक वस्तुगत हालात, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस पैदा हो रहे हैं। इसीलिए 9 अगस्त 1942 को जो नारा लगा था वो 9 अगस्त 2020 को भी लग रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
8 अप्रैल 1929 को इस देश की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उन्होंने वही दिन क्यों चुना था? भगत सिंह विजनरी थे। भगत सिंह दूर तक देखने वाले और संकट को उसके पूरे पर्सपेक्टिव के साथ, पृष्ठभूमि के साथ समझने वाले नौजवान थे। लेकिन उस दिन इसलिए बम फेंका गया क्योंकि उस दिन सेंट्रल असेंबली में 2 खतरनाक कानून पेश किए जा रहे थे। एक कानून का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरे कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इनके नामों पर मत जाइए। पहला कानून था ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने, मजदूरों के आंदोलन और हड़ताल पर रोक लगाने और उनके मांग उठाने के अधिकार को छीनने वाला कानून। हाई कोर्ट में मिडिल्टन नाम के जज की अदालत में बयान देते हुए भगत सिंह ने कहा था कि वो इस कानून का विरोध क्यों करते हैं। फिलॉसफी ऑफ बम नाम के पर्चे में भी उन्होंने इस बात को लिखा था। और दूसरा था सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों को बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में डाल दिया जाएगा। यह 8 अप्रैल 1929 की बात कर रहा हूं। और ठीक वही काम कम से कम अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में विचार करने के लिए वो बिल तो रखा था। ठीक वही काम, मजदूरों के सारे अधिकारों को छीनने वाला काम, हड़ताल को प्रतिबंधित कर देने वाला काम, श्रम कानूनों को छीन लेने वाला काम, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा देने वाला काम, जो असहमति व्यक्त करते हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो, उन सबको जेल में डाल देने वाला काम बिना किसी सुनवाई के, चाहे वो कफील जैसे डॉक्टर हो, चाहे वो बरबरा राव जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले कवि हो 80-85 साल के, चाहे वो नताशा जैसी नौजवान हो, जो केवल इसलिए कि वो अपने तरीके के समाज को, उस समाज को जो इस देश के बड़े बड़े कुर्बानी करने वाले भगत सिंह की धारा के लोगों ने सोचा था, उस तरीके के समाज को लाना चाहते हैं, मौजूदा लूट का विरोध करना चाहते हैं, सरकार की नीतियों से या सत्ता वर्ग की नीतियों से असहमत हैं, अमेरिका के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बात उठाते हैं, जेल में डाल दिया गया। 8 अप्रैल 1929 को कम से कम कानून बनाने की कोशिश कर रहे थे, या तो बिना संसद की, बिना विधानसभाओं की मीटिंग किए हुए ये सब किया जा रहा है। ये क्या है? ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अडानियों और अंबानियों की, जो उन जैसे जो ठग हैं, उनकी जो छप्पर फाड़ कमाई हो रही है, उस कमाई की ओर आपका ध्यान नहीं जाए, अपनी भूख की ओर भी ध्यान नहीं जाए। उसके लिए वो घंटा पकड़ाने और घंटरिया पकड़ाने में और शंख बजाने के मामले में माहिर हैं। उस पर अपन लोग बाद में अगर समय मिला तो बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि लोग ये सवाल न उठा पाए कि ये हो क्या रहा है। मैं आपके बीच में एक जानकारी रख रहा हूं जिसने मुझे भी चौंका दिया। मैं जो ऐसी विचारधारा में विश्वास करता हूं जो ये मानती है कि पूंजीवाद सिर्फ और केवल लूट के लिए पैदा होता है, जो ये मानती है कि पूंजीपति किसी भी कीमत पर, चाहे वो मानवता को नष्ट करना पड़े, चाहे किसी भी कानून को तोड़ना पड़े, अपना छप्पर फाड़ मुनाफा कायम करना चाहता है। इस सब के जानने के बावजूद भी मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। 22 जून 2020, 1.5 महीने पहले अखबार में एक खबर छपती है कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें नंबर के रईस हो गए। 23 जून, 24 घंटे बाद फिर एक रिपोर्ट आती है और यह खबर छपती है कि वो अचानक 8वें नंबर के रईस हो गए। 24 घंटे में उन्होंने जंप लगा के 2 सीढ़ियां और तय कर ली। 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्यांकन करता है कि किसकी रईसी कितनी है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था 10 जुलाई को बोलती है कि वो 7वें नंबर के रईस हो गए। 22 जुलाई तक 12 दिन आते आते अचानक ये एक रिपोर्ट आती है कि अब वो दुनिया के 6वें नंबर के रईस हो गए। 25 जुलाई को हम एक जगह इसी तरीके से लाइव में अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, संभवतः राजस्थान में, तो उसमें बातचीत कर रहे थे और हमने ये बोला कि अब वो 6वें नंबर के हो गए।
तो हमारे एक साथी ने हमसे कहा कि वो 6वें नंबर के थे, अब वो 5वें नंबर के हो गए। और आज से 24 घंटे पहले 8 अगस्त को वो दुनिया के 4थे नंबर के रईस हो गए। लॉकडाउन है, कारखाने काम नहीं कर रहे हैं, माल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहा, रेलगाड़ियां चल नहीं रही, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ा हुआ है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, बैंकों ने भी पैसे निकालने की सीमा बांध के रखी है। इसके बाद भी ये बंदा अचानक लॉकडाउन के 2 महीने के बाद ये अचानक 10वें नंबर पे गए, फिर उसके बाद वो 8वें पे गए, फिर आज वो 4थे नंबर पर आ गए। ये क्या जादू हो रहा है भाई? हमने पढ़ा है अपनी कहानियों में कि कल्प वृक्ष होता था, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप किसी भी तरीके की कामना करते थे, वो कामना आपकी पूरी कर देता था। एक कामधेनु गाय होती थी जिससे आप सोना निकलता था। अब कामधेनु गाय से भी सोना दोहना तो पड़ेगा ना, निकालना तो होगा। ये तो कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय से भी ज्यादा रफ्तार के साथ में बढ़ रहा है। दुनिया में कभी, दुनिया के पूंजीवाद के विकास का इतिहास निकालकर देखिए, दुनिया में कभी 1.5 महीने के संक्षिप्त समय में कोई व्यक्ति दुनिया के 10वें नंबर के रईस से 4थे नंबर के रईस पर नहीं पहुंचा होगा। और अगस्त का महीना निकलते निकलते मुकेश अंबानी दुनिया के 1 नंबर के रईस होने वाले हैं। कैसे? ग्वालियर के कवि थे जिनका अभी पिछले साल देहांत हो गया, हमारे मित्र थे प्रदीप चौबे जी। उनकी एक गजल थी, जिस गजल का एक शेर है कि ये जो तुम्हारे चेहरे पे लाली है सेठ जी, तुमने मेरे लहू से चुरा ली है सेठ जी। वही है, ये वही पैसा है जो पैसा रोटी के रूप में, भात के रूप में, दवा के रूप में, दूध के रूप में हमारे बच्चे को मिलना चाहिए था। नए उत्पादन की वजह से, नए माल के बिकने की वजह से कमाया हुआ मुनाफा नहीं है ये। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म, दरबारी पूंजीवाद। अपने पसंद के राजा या बादशाह को बिठा लो और उसके बाद पूरी देश के खजाने की संपत्ति की चोरी करके अपने खजाने में जमा कर लो। ये 4-4 दिन में, 5-5 दिन में अचानक उनका लेवल किस तरीके से बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे ही डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है 1 रुपया, 1100 करोड़ रुपए का मुनाफा बढ़ जाता है मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम का। और इस बीच में कितनी बढ़ी है? सरकार के खजाने में ही नहीं जा रहा वो पैसा, बल्कि उनका पैसा भी बढ़ रहा है जो रिलायंस के नाम पर इस देश में पेट्रोलियम के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए। सरकार की नीतियों से मुनाफा बढ़ रहा है। जैसे ही निजीकरण की घोषणा करती है सरकार की, रेलवे भी बेचेगी, एनटीपीसी भी बेचेगी, डिफेंस सेक्टर को भी बेचेगी, उसी दिन आप देखिए ना शेयर मार्केट में उछाल। क्यों आता है उछाल? क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी कि वो डिफेंस सेक्टर के सारे उद्योगों को बेचेगी और लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी उसको खरीदेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी खास हैं इस वक्त अडानी और अंबानी, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। तो सरकार की नीतियों से इस देश की संपत्ति को जिस तरीके से वो हड़प रहे हैं, मैंने एक बार और बोला था कि जिस दिन इस रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर जारी होगा उस दिन इनकी, मुकेश अंबानी की संपत्ति जंप लगा के इतनी रफ्तार के साथ बढ़ेगी जितनी रफ्तार के साथ दुनिया में कभी नहीं बढ़ी होगी। ये है वो नीतियां जिन नीतियों की वजह से बिना कुछ किए अचानक उनकी संपत्ति में बढ़त हुई है, क्योंकि शेयर मार्केट में उनकी कीमत बढ़ गई, उनके एसेट्स भी बढ़ गए। कल 8 अगस्त को मैं गणित का काम आपको देकर जा रहा हूं, उसको आप रात के वक्त या कल के वक्त भी आप चाहें तो उसकी गणना कर लें, क्योंकि वो मेरे बूते का रोग नहीं है। वैसे भी हम लोग गणित में ठीक ठाक होते तो कम्युनिस्ट पार्टी में गायब होते हैं। मजाक की बात है, हमारे अभी गणित में ठीक ठाक लोग हैं बहुत सारे। कल 8 अगस्त को मुकेश अंबानी जी की संपत्ति थी 80 अरब 60 करोड़ डॉलर। 80 अरब, 80 बिलियन, 80.6 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 1 अरब, 80 अरब 60 करोड़ डॉलर।
कल डॉलर और रुपए की एक्सचेंज रेट थी, $1 बराबर 74 रुपये 97 पैसे। 75 नहीं मान रहे अपन, 74 रुपये 97 पैसे। इस हिसाब से कितनी दौलत हुई? इस हिसाब से मुकेश अंबानी जी की कल की दौलत थी 60 खरब 42 अरब 58 करोड़ 2 लाख रुपया। कितनी होती है? जो मैं सवाल देना चाहता हूं आपका, वो सवाल यह है कि इसको अगर अब मुकेश अंबानी जी है तो 100 के नोटों की बात अपन नहीं करेंगे, बड़े आदमी हैं, 100 के नोट तो अपन लोगों के लिए हैं। इस पूरी की पूरी मुद्रा को 60 खरब 42 अरब 68 करोड़ 2 लाख रुपयों को 500 के नोट पे छुट्टा कराइए और एक 500 के नोट को दूसरे 500 के नोट के साथ जोड़िए, माला बनाइए, वो दूल्हे वाली माला नहीं, जोड़ के माला, और देखिए उसकी लंबाई कितनी होती है। ये उतना पैसा है जितने पैसे में अगर 500 रुपए की माला बनती है तो धरती मां चंदा मामा को राखी बांध के 7 बार लौट कर आ जाएगी माला पहना के। इतना सारा पैसा एक व्यक्ति के पास इकट्ठा है। आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए कितना पैसा है। एक और गणित का सवाल मैं आपको दे रहा हूं और वो ये है कि सारा पैसा निकाल के रख दीजिए मुकेश अंबानी जी के सामने कि भैया तू इसको गिन ले यार। औसत उम्र इस देश में 65 से लेकर 67 वर्ष तक की है। अब मुकेश अंबानी तो अपन मानते हैं कि वो 75 साल जिएंगे, 100 साल जिए। उसके बाद गणना कीजिए कि वो जो उनकी ये जो सारी संपत्ति जब उनके सामने रख दी जाती है तो आप गिन कर देखिए एक 500 के नोट की एक गड्डी को गिनने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद इस 60 खरब 42 अरब 58 करोड़ 2 लाख रुपए को गिनने में कितना टाइम लगेगा। 10 जन्म लेने पड़ेंगे बिना खाए पिए बिना सोए। अगर अपने ही पैसे को गिनने के लिए बैठेंगे मुकेश अंबानी तो उनको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर वो 100 साल जिएंगे तो 1000 साल लग जाएंगे। और एक तरफ वो था जो बंबई से दरभंगा के लिए लौट रहा था, 2 साल 3 साल लगातार काम करने के बाद, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दरभंगा तक पहुंचते पहुंचते जो 1.5 महीना या पौने 2 महीने उसको लगने वाले हैं या 40 दिन उसको लगने वाले हैं, उसमें रास्ते में रोटी या भात खा सके। ये लूट नहीं है तो क्या है? ये उस लूट से भी ज्यादा भयावह है जो अंग्रेजों की जमाने में हुई थी। ये अंग्रेजों से भी आगे वाला काम है जो हो रहा है। जाहिर सी बात है ये जो इनके चेहरे पे लाली है वो इन्होंने इस देश की जनता से चुरा ली है, जो कि चौकीदार उनका है। एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसकी वजह से देश की जनता के बीच में विचलन था, और वो विचलन ये था कि 19 अप्रैल 1919 को याद कीजिए। हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। किस मांग को लेकर? वो सैफुद्दीन किचलू और सप्रू, इन 2 बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आए थे। लेकिन उस विरोध के नीचे क्या था? उस विरोध के नीचे तक किसानों का विक्षोभ, उनकी फसल का बर्बाद होना, उनकी लागत का बढ़ना, उनको अपनी फसल के दाम ठीक तरीके से न मिलना, ग्रामीण इलाकों में तबाही फैलना। आज उस विक्षोभ की हालत क्या है? हर रोज 2500 के आसपास किसान खेती छोड़ रहा है, हर रोज। और यह काम पिछले 15 साल से लगातार चल रहा है। हर दिन कम से कम 10-12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और यह काम भी 10-15 साल से लगातार चल रहा है। पहले मध्य प्रदेश 15 साल पहले आत्महत्या करने वाले किसानों में 5वें नंबर पर हुआ करता था। अच्छी सरकारें बनी यहां 15 साल तक, 16 साल तक, दोबारा से आ गई। उसकी आत्महत्या करने वालों में हमारा स्तर बढ़ गया
मुकेश अंबानी चौथे नंबर पे आए हैं, हम आत्महत्या के मामले में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। पूरे कोरोना के काल में न सरसों की कीमत मिली, न गेहूं की कीमत मिली, खरीफ की फसल को बोने के लिए भी जो लागत होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। क्यों? अरे जो माल हम पैदा करेंगे वही माल अगर तुम दुनिया से लेकर आओगे तो हम तो टिकेंगे नहीं। हमारी तो खेती बहुत प्राचीन है, हमें तो सरकारी समर्थन भी नहीं है। उनका माल सस्ता बिकेगा, हमारा माल महंगा बिकेगा, हमारा माल मार्केट से गायब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कद्दू उगाएंगे कद्दू उगाएंगे तो खरीदेगा कौन? ये उन नीतियों का नतीजा है जो विदेश से आने वाली सामग्री को, पहले की एक सरकार थी, चूंकि मैंने कहा कि मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन साहब आने वाले थे इस देश में। उनके आने के पहले आनन फानन में हमने 1400 से अधिक चीजों के निर्यात के आयात पर जो रोक लगी हुई थी, क्योंकि हमारा देश उसको पैदा करेगा, हमने उस रोक को हटा दिया। उनमें गेहूं भी था, उनमें सरसों भी थी, उनमें बहुत सारा औद्योगिक सामान भी था। और इतना ही नहीं है, अभी ये जो खतरनाक काम हो रहा है जिसकी वजह से अंबानी साहब की दौलत बढ़ रही है लगातार बिना कुछ किए, उसमें वो कानून भी है जो ये लेकर आए हैं। 3 अध्यादेश लेकर आए हैं खेती के मामले में। इस देश में कानून था जिसका कहना था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, खाने पीने की चीज की कालाबाजारी नहीं हो सकती, जमाखोरी नहीं हो सकती। जमाखोरी का मतलब ये है कि वो बाद में महंगी कीमत पर बेचा जाएगा, बाजार में कृत्रिम संकट पैदा कर देंगे और उसके बाद मनमानी कीमत पर बेचेंगे। सरकार ने उस प्रावधान को भी हटा दिया। अब कितनी भी गेहूं, कितना भी चावल, कितनी भी दाल, कितने भी आलू, कितना भी तेल आप स्टॉक में रख लीजिए, मार्केट में संकट पैदा कीजिए, उसके बाद फिर मनमानी कीमत पर बेचिए। न किसान को दाम मिलेगा, न खरीदने वाले उपभोक्ता को कोई फायदा मिलने वाला। तो अंग्रेजों ने जिस ठेका खेती के नाम पर नील की खेती कराई थी, वही ठेका खेती दोबारा लौट कर आ रही है। उन्हें अपने ऐश अय्याशी के लिए, सुख सुविधाओं के लिए उत्पादन चाहिए। यूरोप और रईस देशों को, विकसित देशों को हमें खाने के लिए चाहिए। वो जब ठेका लेंगे यहां पर तो जटरोफा पैदा करने के लिए लेंगे, जिससे डीजल बन सकता है, तेल बन सकता है। वो यहां पर ठेके पर खेती अगर लेंगे तो इत्र पैदा करने के लिए लेंगे, फूल पैदा करने के लिए लेंगे, अपने यहाँ के लिए विकसित उपभोग की वस्तुओं को पैदा करने के लिए लेंगे। अरहर की दाल या गेहूं या चावल पैदा करने के लिए नहीं लेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि खेती भी बर्बाद होगी, किसानी भी बर्बाद होगी, और उसके साथ साथ बर्बाद होगी वो जनता जिसे खाने के लिए चीजें जिस कीमत पर मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाएंगी। यही तो हालत थी तब। जनता का शासन नहीं था, उन्हीं के चुनिंदा लोग थे। आज हमारे संसदीय लोकतंत्र की हालत क्या है कि विधानसभाओं की मीटिंगें नहीं हो रही, संसद की बैठकें नहीं की जा रही। उस सबको हम अगर छोड़ भी दें तो कौन जीत सकता है चुनाव? आजकल 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ में एक एक सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। महात्मा गांधी लड़ेंगे, जीत जाएंगे क्या? इस देश के तमाम सारे नायक, जयप्रकाश नारायण जी लड़ेंगे तो क्या वो जीत जाएंगे क्या? इतना महंगा बना दिया चुनाव ताकि केवल उन्हीं के पैसे पर उन्हीं के लोग जीत कर जाएं। और उसके बाद भी जनता कहीं अगर गुस्से में आके कोई फैसला दे देती है तो 60 करोड़ में, 70 करोड़ में, 30 करोड़ में, 25 करोड़ में, जैसे जिसकी औकात होती है उसके हिसाब से विधायकों को खरीद लिया जाता है। अभी तक 7 प्रदेशों में ऐसा हो चुका है, मध्य प्रदेश उसमें से एक है। एक और प्रदेश में करने की तैयारी की जा रही है जो मध्य प्रदेश के पड़ोस में। कहां है लोकतंत्र? कहां है लोक की बात? जो अंग्रेजों के जमाने में था कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से बांध दिया गया था, वो अब खर्चीले चुनाव के जरिए और इस सब के जरिए कर दिया। अंग्रेज जिस तरीके से बोलने पर बंदिश लगाया करते थे कि उनके खिलाफ कोई किताब होगी तो वो नहीं छपेगी, नहीं बिकेगी, प्रतिबंध कर दिया जाएगा, अखबार नहीं छपेगा। आज दूसरे तरीके से वही काम हो रहा है। आज केवल वही टेलीविजन चैनल चलेंगे, वही अखबार चलेंगे, उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे, उनको खरीद लिया जाएगा, और जो इसके बाद भी नहीं बिकने को तैयार होगा उसको परेशान किया जाएगा।
जो इसके बाद भी सवाल उठाएंगे उनको जेएनयू और हैदराबाद और जामिया के विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा। ये जो है, ये जो भी कुछ हासिल है पिछले 200-250 साल के समाज सुधार आंदोलनों का, 1950 में बने संविधान का, 1919 से चले हुए लगातार आजादी के आंदोलन के में विकसित हुई सुव्यवस्थित धारणा का, उस सब हासिल को घटाने की कोशिश है और उसको बहुत ज्यादा विस्तार से भी कर रहे हैं। अंग्रेज लाए थे मैकाले की शिक्षा, उनको बाबू चाहिए थे। राज करने वाले और दफ्तर में काम करने वाले दो तरीके के लोग चाहिए थे, दो तरीके की शिक्षा लेकर आए। बड़े लोगों के लिए, राजे रजवाड़ों के, जमींदारों के बेटों के लिए अलग स्कूल, और गरीब रियाया के लिए ताकि वो चपरासी और क्लर्की की और मास्टरी की नौकरी करना सीख ले, उसके लिए अलग स्कूल। उसी तरीके की पढ़ाया। आज ठीक वही बात हो रही है। आज भी अलग अलग रियाया है, अलग अलग तरीके की शिक्षा प्रणाली है, और किसको क्या पढ़ाया जाना है इसके बारे में भी, कितना पढ़ाया जाना है, किस कीमत पर पढ़ाया जाना है। मेरे मित्र का फोन आया था कल, वो गुजरात में है आजकल। उन्होंने कहा था कि भोपाल के कॉलेज में उनके बेटे का एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में, और 5 लाख रुपए की फीस मांगी जा रही है। कुछ कम हो सकता है क्या इसमें? 5 लाख रुपया। ये मनुस्मृति है जो दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज 9 अगस्त का दिन ग्वालियर के साथी, जहां से ये इस समूह को वो लोग संचालित करते हैं, ग्वालियर के लिए और भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 9 अगस्त 1950 में ग्वालियर में छात्र आंदोलन के 2 शहीद हुए थे, जिनका नाम था हरि सिंह और दर्शन सिंह। वो हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर, पीने के पानी की सुविधा को लेकर, स्कूल के कॉलेज के टाइमिंग को लेकर, लाइब्रेरी में मिलने वाली किताबों को लेकर, उन सवालों को लेकर संघर्षरत थे जो बहुत बुनियादी सवाल थे। आज वो सवाल बहुत पीछे छूट गए हैं। आज 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 15 लाख रुपए फीस में आ गई है। ये नए तरीके का इतिहास गढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई नया नहीं है। ठीक वही चल रहा है। 2-2 अकाल पढ़ते रहे। वाइसराय की रिपोर्ट थी जो उसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए दी थी, कि मजे की बात यह थी कि अकाल पढ़ रहे थे, लेकिन लगान जो पिछले 3 साल पहले वसूला गया था उससे भी दुगना लगान वसूला जा रहा था। अकाल पढ़ रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, 5 करोड़ महापलायन करके वापस आ रहे हैं, खेती तबाह हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी टैक्स जारी है, टैक्स लगाया जा रहा है, कीमतें बढ़ाई जा रही। एक स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी फैली थी 1918 से लेकर 1920 के दौरान इस देश में। प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे बेटे लड़ने के लिए गए थे, अंग्रेजों की लड़ाई, वो दुनिया के तमाम सारे देशों से होकर आए थे। तो वो जब पानी के जहाजों से इस देश में आए थे तो वो स्पेनिश फ्लू की बीमारी लेकर आए थे। 1,70,00,000 लोग मारे गए थे इसमें 1918 से लेकर 1920 के बीच में। आबादी थी इस देश की 25 करोड़, 22 करोड़, 1,70,00,000 लोग मारे गए। ठीक उसी तरीके की महामारी अंग्रेजों ने तब क्या किया था? अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारतीय इस देश के लोग जो हैं वो साफ सफाई से रहना नहीं जानते, इसलिए ये महामारी फैली है। और उन्होंने पंडितों को, पुजारियों को, मौलवियों को, पादरियों को, सबको बुलाकर ये कहा था कि प्रार्थनाएं की जानी चाहिए, यज्ञ की जानी चाहिए। अब क्या हुआ? स्पेनिश फ्लू पानी के जहाज में आया था, ये हवाई जहाज से आया है जिसका नाम है कोरोना। ये नमस्ते ट्रंप के साथ नमस्ते करता हुआ आया है, और उसकी मौतों में हम नंबर 1 हो गए हैं, बीमारी के मामले में भी नंबर 1 होने वाले हैं। इलाज क्या दिया जा रहा है? घंटा बजाओ, शंख बजाओ, घड़ियाल बजाओ, थाली लोटा बजाओ, फूल बरसाओ, हिंदू मुस्लिम खेलो, टोपी पहनाओ। रावण के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण बेहोश हो गए थे तो क्या किया था राम ने? एक वैद्य थे जिनका नाम था सुषेण, रावण के वैद्य थे वो। उस सुषेण को बुलाकर उन्होंने पूछा था क्या किया जाना चाहिए। राम ने घंटा बजाने के लिए नहीं कहा, थाली बजाने के लिए नहीं कहा, ऊंचा मंदिर बनाओगे तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे नहीं कहा। सुषेण ने कहा कि ये बीमारी इस वजह से पैदा हुई है,
ये बेहोशी का कारण, मूर्छा का कारण ये है। इसे दवाई से दूर किया जा सकता है, वो दवाई दूर मिलेगी संजीवनी बूटी। राम अपने भाई को जीवित कर रखने के लिए, निरोगी करने के लिए वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाई देते हैं, उसके बाद वो जिंदा होते हैं। और हमारे यहाँ 200 के करीब डॉक्टर्स मारे जा चुके हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। भाभी जी के पापड़ खाइए, हालांकि जो भाभी जी के पापड़ खाने की बात कह रहे थे वो मंत्री जी स्वयं कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। जो काढ़ा पीने की बात कर रहे थे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अभी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। मजाक में लिया जा रहा है, अंधविश्वास लिया जा रहा है। दवा पर जोर नहीं है, डॉक्टर्स की सुरक्षा पर जोर नहीं है, नर्सेज की सुरक्षा पर जोर नहीं है, कंपाउंडर्स की, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। मुकेश अंबानी के मुनाफे की चिंता है। वो इस कोरोना के दौर में सबसे तेजी के साथ दो ही लोग बढ़े हैं, या तो कोरोना का वायरस बढ़ा है या मुकेश अंबानी का मुनाफा बढ़ा है। और दोनों के संरक्षण है नमस्ते ट्रंप के अन्नदाता। अदालतों की तो बात ही मत कीजिए, हमारे सहपाठी रहे हैं, हम लोग एक साथ पढ़े हैं। आजकल उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी चर्चा में, अरुण मिश्रा जी 1.5 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। आपको मालूम है भगत सिंह को जिस मुकदमे में सजा दी गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, लाहौर के हाई कोर्ट ने, अभी कुछ साल पहले की बात है, 10-12 वर्ष पहले की बात, उस मुकदमे की दोबारा से सुनवाई की। और दोबारा से सुनवाई करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि गलत फैसला था, गलत आधार पर फांसी दी गई थी। आने वाले दिनों में न जाने ऐसे कितने फैसले होंगे जिनकी इस देश की जनता के बदलाव के बाद पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को मानना पड़ेगा कि ये गलत फैसले दिए गए थे। बलात्कार करने की नीयत से घर में घुसा, छेड़खानी की, गिरफ्तारी हुई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब ये कहते हैं कि इससे राखी बंधवा लो, 11,000 रुपये दक्षिणा में ले लो, बेटे के लिए 5,000 रुपये कपड़े के लिए ले लो, मामले को निपटा लो। ये क्या, कहां पहुंच रहे हैं हम? खाप पंचायत है या हाई कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है या अंबानियों का और अडानियों का वकील है? ये कुछ वैसे सवाल है और वही स्थिति आ रही है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता था मित्रों आपसे कि इसमें एक और ज्यादा जटिल समस्या है, ज्यादा गंभीर और खतरनाक भी है। आप अगर इतिहास में जाते हैं तो आपको लगता है, आप पाएंगे कि इस देश के समाज और जनता की एकता को बिखेरने के 2 युगांतरकारी पाप हुए हैं। एक पाप का नाम है मनुस्मृति, जिसने महिला और पुरुष के बीच में एक ही समुदाय की जनता को वर्णों के रूप में और उसके बाद जातियों के रूप में बांटकर उन्हें शोषण का औजार बनाया, उनकी एकता को बिखेरा। और दूसरा, 1857 में जब इस देश की जनता ने बगावत की और पूरे देश के तमाम सारे राजा, हिंदू राजा, मुस्लिम राजा, इस बात को मंगल पांडे से लेकर तात्या टोपे तक, रानी झांसी तक, बहादुर शाह जफर को इस देश की गद्दी पर पहुंचाने की मांग करने के लिए गए, उस वक्त अंग्रेजों ने उसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति को अख्तियार किया था। ठीक वही हो रहा है। आज की लाइफ के बारे में एक पोस्टर मैंने देखा जिसमें हमारे, मतलब एक बड़ा प्रिय परिचय हमको पढ़ने के लिए मिला और हमारे कॉलेज के नाम का जिक्र था, साइंस कॉलेज का। जब हम साइंस कॉलेज में की भाषा में अगर हम कहें तो ये एक्वारेजिया है। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HCl, ये 2 खतरनाक एसिड होते हैं। इन दोनों खतरनाक एसिडों को जब मिला दिया जाता है तो ये अम्लराज बन जाता है, एक्वारेजिया बन जाता है, जो भी उसके सामने पड़ता है उसको गला देता है। आज वही एक्वारेजिया कभी धर्म की खाल ओढ़कर आता है, कभी मनु का त्रिपुंड लगाकर आता है और इस पूरे देश में जो भी कुछ सकारात्मक हासिल किया है उसको जलाने की, गलाने की कोशिश करता है।
जो शत्रु देश होते हैं वो किसी देश की जनता की एकता को बिखेरने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हमारे यहाँ ये काम कुछ लोग मुफ्त में करने के लिए ही तैयार है, क्या पता मिलता भी हो कुछ उन्हें। और ये सब केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि कारपोरेट कंपनियों की लूट पर पर्दा डाला जा सके। और एक बात दर्ज करके रख लीजिए, ये विभाजन का एक्वारेजिया जब काम करता है ना, तब केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में रुकता नहीं है, उसके बाद वो अवर्ण सवर्ण के रूप में जाता है, उसके बाद वो सवर्णों के बीच में फिर ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में जाता है, ठाकुर और ब्राह्मण में भी रुकता नहीं है, फिर वो भदौरिया और तोमर में भी जाता है, फिर वो कानिकोप जो और सरयू पारिन में जाता है, और वहां भी वो रुकता नहीं है। ये विभाजन का एक्वारेजिया, ये अम्लराज जब गलाने की कोशिश करता है तो सीधे बेडरूम तक जाता है और स्त्री और पुरुष को भी अलग अलग विभाजित करके रख देता है। ये एक बड़ा संकट है जिसे समझने की आवश्यकता है। और ठीक यही बात है जिसकी वजह से 1942 में 78 साल पहले जो नारा लगा था वही नारा 2020 में लगाना पड़ा, क्योंकि भोपाल के एक शायर हुए हैं, उनका नाम था मोहसिन भोपाली। उनकी गजल का एक शेर है कि नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए, राजनीति की कलाकारियां और चतुराइयां तो देखिए, नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, जिन्होंने माफिया मांगी, जिन्होंने गद्दारियां की, वे शीर्ष पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनके पहले वालों ने आज़ादी के सपनों के साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि उनके पहले वालों ने संविधान की मूल भावना के साथ छल किया था, क्योंकि उनके पहले वालों ने, बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो 3 चेतावनियां दी थी, उन 3 चेतावनियों की अनदेखी की थी। रास्ता क्या है? बिल्कुल आखिरी बात, रास्ता अगर बीमारी वही है जो 9 अगस्त 1942 को थी, तो इलाज भी वही होगा जो 9 अगस्त 1942 को किया गया। क्या किया गया? मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के, बुद्धिजीवियों के संघर्ष तेज हुए। ग्वालियर में 13 जनवरी 1946 को जो शहादतें हुई थी मजदूरों की, और 9 अगस्त 1950 में जो हुआ था, एक अनवरत संघर्ष हुए, क्योंकि ढालना पड़ता है। जो कहा ना कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा लानी पड़ती है, उसके लिए भगीरथी प्रयास करने पड़ते हैं। वो भगीरथी प्रयास संघर्षों के जरिए होते हैं, और वो संघर्ष तब हुए थे जिनकी आंच नौसेना की बगावत और बंबई के लाखों कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के रूप में आई थी। आज भी वही काम करना होगा, जनता की एकता को तोड़ने की कोशिशों से लड़ना होगा, एकता बनानी होगी, और वैकल्पिक नेता या वैकल्पिक सरकार के लिए नहीं, वैकल्पिक नीतियों के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अंबानी का मुनाफा नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, भात चाहिए, रोजगार चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए। लोग पूछते हैं कि कैसे करें संघर्ष, विपक्ष तो दिखता ही नहीं है। अरे विपक्ष को एबीपी या जी न्यूज के टेलीविजन चैनल पे देखते काहे को हो भाई? विपक्ष को किसी बड़े पूंजीपति के अखबार के पहले या तीसरे पन्ने पे देखते क्यों हैं? विपक्ष है खेतों में, विपक्ष है खलियानों में, विपक्ष है सड़कों पर, विपक्ष है कारखानों में संघर्ष करता हुआ। महानायक मत ढूंढिए, अखबारों की चमचमाहट में हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नेताओं को तलाशिए। विपक्ष निकल कर आता है संघर्षों के जरिए। हुजूम मत देखिए। अमरचंद भाटिया के साथ कौन था? लेकिन अमरचंद भाटिया ने इतिहास की धारा को बदलने में अपना योगदान दिया था। ग्वालियर में सरवटे साहब के साथ कौन था? मोतीलाल शर्मा जी के साथ कौन था जब उन्होंने शुरुआत की थी? शैलेंद्र जी के साथ कौन था? लेकिन जब संघर्ष का सही रास्ता चुना गया, हजारों की संख्या में लोग जुड़े, लोग लाखों की संख्या में जुड़ते हैं, लोग करोड़ों की संख्या में जुड़ते हैं। ग्वालियर में एक और नेता हुए जो वामपंथी नहीं थे लेकिन थे वामपंथियों जैसे कक्का डोंगर सिंह। कौन था उनके साथ?
उनके साथ नीति थी, उनके साथ ईमानदारी थी, उनके साथ बहादुरी थी। इतिहास की धारा बदलेगी। अखिलेश यादव हैं, रामविलास गोस्वामी जी हैं, ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोग हैं। किस मोर्चे पर जाइए, कविता लिख रहे हैं लेकिन बात बोल रहे हैं राकेश अचल है। पर्यावरण से लेकर स्कूल तक की आवाज को उठा रहे हैं लेकिन सुधीर सप्रा है। बीमार है लेकिन इसके बाद भी अपने घर में बैठे हुए भी संघर्षों पर निगाह रख रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। राम विद्रोही हैं हमारे पास। मैं केवल कुछ नाम ले रहा हूं। ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां पर लोग इस तरीके की चेतना वाले लोग नहीं हो और इस तरीके के संघर्षों में विश्वास करने वाले लोग नहीं हो। साथ दीजिए उनको, साथ दीजिए, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने फरमाया है कि जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। यही जुगनू है जो जब सूरज थक कर सो जाता है, हार जाता है, जब अच्छी अच्छी मोमबत्तियों की शक्ति चुक जाती है, ये खुद जलकर रोशनी देते हैं। कोई कीमत भले चुकाओ लेकिन जलकर रात बिताओ। इस तरीके की नस्ल के जो योद्धा हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं की दम पर आने वाले दिनों में बदलाव का रास्ता निकलेगा। आज वही लोग थे जिनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश जैसे उस राज्य में, जिससे कहा जाता है कि ये दो पार्टों के बीच में है, उस राज्य में भी लगभग हर जिले में नारे गूंजे हैं। और एक बार जब नारा गूंजता है तो उसकी अनुगूंज जनता बहुत जल्दी सुनाई देती है। इसलिए 9 अगस्त 1942 के हालात हैं, 9 अगस्त 2020 में भी, 9 अगस्त 1942 में जो रास्ता चुना गया था जनता की एकता को बनाकर संघर्ष को तेज करने का रास्ता, वही रास्ता तय करना पड़ेगा। क्योंकि दुष्यंत कुमार की कविता हमें वही रास्ता देती है और वो रास्ता यही देती है कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बुनियाद हिलेगी और एक नया भारत बनेगा। एक बार फिर आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।